हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के दो अलग अलग मीनिंग को जाने। तो आज की जो क्लास है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज की टॉपिक्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। पहला जो रहेगा लेटर, सेकंड वर्ड, थर्ड फ्रेज, फोर्थ क्लॉज, फिफ्थ सेंटेंस। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। 7 जो टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई इन द सेंटेंस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कि किस तरह से आप एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है उसको कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, वो भी बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े कुछ ट्रिक्स का या की पॉइंट्स की मदद से हम जानेंगे। और लास्ट है हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स, आप जानेंगे कि कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी WH वर्ड्स, कि कितने WH वर्ड्स हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला लिखा हुआ है लेटर, सेकंड है वर्ड, थर्ड है फ्रेज, फोर्थ है क्लॉज और फिफ्थ है सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कितने अल्फाबेट है। हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कमेंट करके जरूर बताइए और कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए आप लोग बताइए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें अल्फाबेट कितने होते हैं। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो अल्फाबेट होते हैं, अगर कई लोग 26 बोल रहे हैं तो रॉन्ग है उसका आंसर। अल्फाबेट जो होते हैं केवल एक ही होता है। ओके, अल्फाबेट अलग चीज है, लेटर अलग चीज होता है। तो यहाँ मैं आपके सामने एक वर्ड लिखा हूँ लेटर। लेटर का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। वर्ड मीन्स होता है शब्द और फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य या फिर हिस्सा और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो लेटर जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी भाषा है, लैंग्वेज है, उसका कोई एक यूनिट होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, लेटर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। लेटर की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड बनता है और वर्ड की कॉम्बिनेशन से फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। तो चलिए इसको समझते हैं आसान भाषा के साथ। लेटर हिंदी में बोलेंगे इसको हम वर्ड या फिर बोल सकते हैं अक्षर। ओके, इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो लेटर है वो इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और लेटर में हम किसको बोलेंगे, जो अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जो जेड की जो सीरीज होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। और इसी अल्फाबेट से यदि हम पर्टिकुलर ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, तब इन्हीं जो अक्षर है, वर्ण है, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटर बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये लेटर से भी कोई छोटी इकाई हो सकता है। जी हाँ, क्या हो सकता है, साउंड। कोई भी चीज हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं साउंड आता है।
अगर हम उस साउंड को एक सिंबल के रूप में रिटन फॉर्म में लिख देते हैं तब हम उसी को क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ए, क्या बोला, ए, तो इस ए को मैं रिटन फॉर्म में ऐसा लिखा, एक सिंबल दे दिया, ये जो होता है वो ऐसा होता है। तो यही क्या बना, साउंड ही आपका क्या बनता है, लेटर बनता है। ओके, तो लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा भाई, लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। इसमें आप लिख सकते हैं, वर्ड किसको बोलेंगे, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन ऑफ लेटर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कलेक्शन ऑफ लेटर, जो लेटर है उसके जो कलेक्शन है ना, उसके जो समूह है, लेटर के जो समूह है उसको क्या बोलेंगे, वर्ड। जैसे कि मैं यहाँ एक वर्ड लिखा ZIT, क्या इसको हम वर्ड बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कितने लेटर का कलेक्शन है भाई, आप बोलेंगे 3 लेटर, 1 2 3, तो ये क्या बोल सकते हैं, ये अपने आप में एक वर्ड है। क्या है, वर्ड। बट मैं बोलता हूँ ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्या इतना बोल देने से कोई जो लेटर के कलेक्शन ऑफ लेटर जो है क्या वर्ड कहलाएगा, कहलाएगा। बट एक चीज इसमें आपको और ऐड करना पड़ेगा, और वो वर्ड क्या ऐड करेंगे, कलेक्शन ऑफ लेटर विथ द प्रॉपर मीनिंग। जब तक उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा तब तक हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। ZIT का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। यदि मैं आपके सामने AND एंड लिखा, कितने लेटर का कलेक्शन है, आप बोलेंगे 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ कलेक्शन है। क्या इसको वर्ड बोलेंगे, जी हाँ वर्ड बोलेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग है। एंड मीन्स होता है चींटी, क्या होता है, चींटी, तो इसको हम वर्ड बोल सकते हैं। जैसे मैं लिखा पेन, क्या लिखा, पेन, इसका भी प्रॉपर मीनिंग है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्ड। तो लेटर समझ में आया, वर्ड समझ में आ गए। अब यहाँ 3 एक्सप्रेशन और लिखा है, एक है फ्रेज, दूसरा है क्लॉज, और थर्ड है सेंटेंस। ये क्या चीज है, तो फ्रेज मीन्स होता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वाक्यांश। क्लॉज का मतलब होता है हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा, या इसी को बोलते हैं हम लोग उपवाक्य भी बोलते हैं। सेंटेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, वाक्य। तो इसके कॉम्बिनेशन से वर्ड बना, और शब्द से मिलकर क्या क्या चीज बनते हैं, फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस। तो ये तीनों जो है वो क्या चीज है भाई, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो तीनों एक्सप्रेशन लिखा है, फ्रेज क्लॉज सेंटेंस, ये तीनों क्या है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मीन्स शब्दों का समूह है। अगर तीनों शब्दों का समूह होगा तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, शब्दों का समूह बोल रहे हैं। तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तीनों में क्या अंतर है, उसको अभी देखेंगे। इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। पहला जो लिखा हुआ है वो क्या है, फ्रेज, क्या है, फ्रेज। सेकंड है वो है क्लॉज, और थर्ड है सेंटेंस। तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपके सामने में लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट है आप रीड कर सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ से ये समझ में आया कि तीनों का जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कॉमन है। क्या है, कॉमन है। मतलब हम बोल सकते हैं तीनों क्या है, शब्दों का समूह है। अगर शब्दों का समूह होगा तो हम फ्रेज भी बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डिफरेंस मिला क्या, नहीं मिला। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट। यहाँ से आपको एक जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। इट मींस इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और न ही वर्ब मिलेगा। इसमें फ्रेज, इसमें देखते हैं क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। तो यहां से एक डिफरेंस पता चला, फ्रेज में अब्सेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मतलब क्या समझ रहे हैं, आगे अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। यह हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। मीनिंग तो देगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। कौन, फ्रेज। क्लॉज क्या है भाई, इट कैन ऑब्लिक कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। यह कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देगा, ये दे भी सकता है सम टाइम और सम टाइम नहीं भी दे सकता है। लेकिन जो सेंटेंस होता है ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, यह हमेशा आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, यहां मैंने लिखा अ गुड बॉय, यहां मैंने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय। तो ध्यान से देखिए, यहां पास कोई सब्जेक्ट है क्या, कोई वर्ब है क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है भाई, यहाँ एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब है इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कौन है, वो अच्छा लड़का। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है, एब्सेंट है। बट यहाँ देखिए अ गुड बॉय, अ गुड बॉय कौन है भाई, राहुल है। तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको वर्ब बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो प्रेजेंट है ना। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ प्रेजेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कितने शब्दों का ये समूह है, 1 2 3, तीन शब्दों का क्या है भाई, ये समूह है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। सेकेंड पॉइंट बता दिया, इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। थर्ड पॉइंट, क्या ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मैं यदि आपसे बोलता हूं एक अच्छा लड़का, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसलिए अ गुड बॉय क्या होगा भाई, अ गुड बॉय क्या होगा, फ्रेज होगा। क्या होगा, फ्रेज होगा। यहाँ देखिए शब्दों का तो समूह है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 शब्दों का समूह है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं राहुल सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, प्रेजेंट है। ओके, यह हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। देख सकते हैं आप, राहुल एक अच्छा लड़का है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। इसको समझ लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ ही कम्स हियर। इफ ही कम्स हियर का मतलब है यदि वह यहाँ आता है। देखो शब्दों का तो समूह है, यहाँ कितने शब्दों का समूह है, 1 2 3 4, 4 शब्दों का समूह है, इसलिए हम इसको क्लॉज बोल दिए। फ्रेज भी बोल सकते हैं लेकिन फ्रेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है। कम्स मतलब आना, तो ये क्रिया हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है।
प्रेजेंट है भाई, 2 पॉइंट फुलफिल हुआ। थर्ड पॉइंट, यह कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। यदि मैं इतना बोल के छोड़ देता हूँ इस सेंटेंस को, यदि वह यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग अधूरा लग रहा है। क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट है। तो इसलिए कभी कभी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। यदि मैं इसी में ऐड कर दूं आई विल मीट ही, अब देखना यहाँ ध्यान से, यदि वह यहाँ आएगा, विल लग गया इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उनसे मिलूंगा। तो अब कहीं ना कहीं ये वाला जो हिस्सा है वो इस क्लॉज पर डिपेंड है। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देखो आई सब्जेक्ट है, विल जो है मोडाल्स है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इतना को आप बोलिए मैं उनसे मिलूंगा, कंप्लीट मीनिंग है। तो वही पॉइंट है, ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कभी कभी नहीं भी दे सकता है। यहाँ 2 क्लॉज है, ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। आई होप तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हर एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह से होता है। तो देखेंगे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या आता है कोई भी सेंटेंस में? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। यही वो स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर मोस्टली जो सेंटेंस होता है वो फॉलो करता है। तो सब्जेक्ट आएगा पहला, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पास अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या समझते हैं? तो याद रखना, सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं डूअर। क्या बोलेंगे? डूअर। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं अभी देखेंगे आगे चलकर। फिलहाल मैं बता देना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 11। वर्ब क्या है? अगर एक वर्ड में अगर आप किसी को समझाना हो तो क्या बोल सकते हैं? वर्ब क्या है? एक्शन। ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। अब आप पूछेंगे सर ये डूअर क्या है, एक्शन क्या है, रिसीवर क्या है? चलिए समझते हैं। डूअर का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको कर्ता। क्या बोलेंगे? डूअर को कर्ता। हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे अभी क्या क्या होते हैं। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, काम, क्रिया। एक्शन मीन्स क्या होता है? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो टीचिंग करने का काम हो रहा है, तो वो हो गया एक एक्शन। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना, लिशन करना, वो भी क्या है? आपका एक एक्शन है। और एक्शन ही क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कोई राइट कर रहा होगा, राइट करना भी क्या है? काम है, क्रिया है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। उसी को वर्ब बोलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। उस एक्शन को करने वाले को क्या बोलेंगे? डूअर। और जो डूअर है वो उस चीज को क्या करता है? एज ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। इसको और एग्जांपल से क्लियर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कहीं ना कहीं सेंटेंस में ये आते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वर्ब होगा। तो डूअर मीन समझ गए, कर्ता।
जो काम को करने वाला होता है उसको डूअर बोलेंगे, और डूअर ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पास सब्जेक्ट बनने के लिए दो कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशन बिकम टू सब्जेक्ट। पहला जो कंडीशन है, सब्जेक्ट कब बोलते हैं, सब्जेक्ट कब बोलते हैं, तो पहला या तो क्या होगा, डूअर होगा। सेकंड, सब्जेक्ट कब बोलेंगे, व्हाट वी टॉक अबाउट। डूअर मीन्स तो आप समझ गए, एक्शन करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अगर एक्शन नहीं कर रहा है तो हम उसके बारे में क्या करते हैं भाई, बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करेंगे वहां कोई एक्शन नहीं होगा, फिर भी हम उस सेंटेंस में जो स्टार्टिंग में होगा उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। यहां तक किसी को डाउट? हिंदी में लिख देता हूं यहाँ, जिसके बारे में बात करते हैं। ओके, और डूअर मीन्स होता है कर्ता, काम को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब्स, चलो उसको भी लिख लीजिए, यहाँ नहीं आएगा फिर भी लिख देता हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इतने क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के बाद आपको इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेगा। क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इसको याद कर लीजिएगा, आगे की क्लास में इसका भी इम्पोर्टेंस है ना। तो क्या क्या है, मेरे साथ बोलिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, वर्ब भी पता चल गया। जो भी एक्शन होगा, काम होगा, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना, दे ऑल आर एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो याद रखना, ऑब्जेक्ट बनने के लिए दो कंडीशन है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसे शब्द हैं जिनके बाद क्या की नीड होती है, ऑब्जेक्ट। तो दो वर्ड क्या है, तो नोट डाउन करके लिख लेना। दो ऐसे वर्ड है, पहला है वर्ब और दूसरा है प्रीपोजिशन। पहला है वर्ब और दूसरा है प्रीपोजिशन। इसके बाद हमें किसकी नीड होता है, ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हमें किसकी नीड होता है, ऑब्जेक्ट का। कहने का मतलब ये है, यदि कोई सेंटेंस में वर्ब आया होगा तो उसके बाद डेफिनेटली क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा मैं बताया, कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा तो डेफिनेटली उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इतना रटना नहीं है, इसका एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडीशन क्या है बता देता हूँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आता है, बट वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं कंडीशन। यदि वर्ब से क्वेश्चन करने पर हमें व्हाट और whom का क्या मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए। एक वर्ब से क्वेश्चन करने पर, एक वर्ब से क्वेश्चन करने पर हमें किसका रिप्लाई मिलेगा, व्हाट का और whom का। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसको। whom का मतलब होता है क्या, किसको। अगर ये दोनों का रिप्लाई मिल जाता है हमें, ये दोनों का रिप्लाई मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा। पहला चीज समझ में आया। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें जो चीज है वो क्लियर हो। तो पहला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है
My father scolded my friend. What is the meaning of scolded? Scolded जो है वो scold का सेकंड फॉर्म है, और scold मीन्स होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। तो यहाँ इसका जो हिंदी मीनिंग क्या है भाई? मेरे पिताजी ने मेरे दोस्त को डांटा। इसका मीनिंग क्या है? मेरे पिताजी ने मेरे दोस्त को डांटा। सेकंड जो एग्जांपल्स है, हिमांशु परचेस्ड अ कार। ये जो परचेस्ड है वो भी परचेस्ड का सेकंड फॉर्म है परचेस्ड, और परचेस का मतलब होता है खरीदना। हिमांशु ने एक कार खरीदा। मीनिंग को क्लियर करते जाइए। एग्जाम्पल थर्ड है, माई अंकल एडवाइज्ड मी। एडवाइस का ये सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। तो मेरे चाचा ने मुझे सलाह दी। लास्ट एग्जांपल्स है, दीपेश रीच्ड मुंबई। ये भी रीच का सेकंड फॉर्म है, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। दीपेश मुंबई पहुंचा। अब ध्यान से देखते हैं, कहीं ना कहीं क्या है? सेंटेंस है। रिसेंटली अभी सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, और लास्ट पॉइंट क्या था? इट ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग। यह हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। और कोई भी जो सेंटेंस होता है उस स्ट्रक्चर को क्या करता है? फॉलो करता है। पहले क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, वर्ब मतलब एक्शन, और जो एक्शन करने वाला होगा उसी को ही क्या बोलेंगे? डूअर। और डूअर ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे? जब हमें इस वर्ब से क्वेश्चन करने पर व्हाट और किसका रिप्लाई मिले। यहाँ लिख देता हूं, व्हाट या whom का रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट का रिप्लाई और whom का रिप्लाई मिल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा भाई? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। किससे क्वेश्चन करने पर? वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी समझेंगे। तो क्या कहलाएगा भाई? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए अब इस सेंटेंस को समझते हैं। माई फादर स्कॉल्डेड माई फ्रेंड। तो यहाँ काम कौन सा हो रहा है? कौन सा एक्शन हो रहा है? आप बोलेंगे डांटने का, और डांटना मतलब स्कॉल्डेड। तो ये क्या है? हमारा एक्शन। क्या है? एक्शन। और एक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्ब। इस एक्शन को करने वाला कौन है? माई फादर। मतलब डांटने का काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डूअर। क्या कहलाएगा? डूअर। और डूअर ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो दो चीज पता चल गया। अभी माई फ्रेंड है वो क्या कहलाएगा? तो देखो, ये जो डांटने का काम है उसको रिसीव कौन कर रहा है? माई फ्रेंड। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो की पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि ये माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। चलिए कैसे चेक करेंगे? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारा? स्कॉल्डेड। तो हमें वर्ब के पास जाना है और क्वेश्चन करना है। कैसे क्वेश्चन करेंगे? मेरे पिताजी ने, माई फादर मतलब मेरे पिताजी ने डांटा। इतना अगर आप बोलेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कौन डांटा? या फिर ऐसे बोलेंगे, मेरे पिताजी ने डांटा। आप बोलोगे किसको? हुम का मतलब क्या होता है? किसको या किसे, है ना? तो देखो हमें वर्ब से किसका को रिप्लाई मिला? हुम का। और हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हमें होम का रिप्लाई मिला, और होम का रिप्लाई क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट? इसमें समझ में नहीं आया तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ परचेज का क्या है? एक्शन है, खरीदने का काम हो रहा है। यस और नो? ये एक्शन हो गया। और एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इस कार को खरीदने का काम कौन कर रहा है? हिमांशु कर रहा है। तो ये डूअर हो जाएगा। और डूअर ही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा।
अब बच गया हमारे पास आकार। ये क्या होगा आकार? तो उसको समझने के लिए हमें किसके पास जाना है? वर्ब के पास। तो यहाँ हमारा वर्ब कौन है? परचेज्ड। यहाँ जाने से हमें क्वेश्चन करना है, हमें इसका मीनिंग मतलब ये पता नहीं कि क्या होगा, तो इसको हाइड कर दीजिए और इतने का मीनिंग निकालिए। हिमांशु ने खरीदा। हिमांशु ने खरीदा, आप बोलेंगे व्हाट, क्या खरीदा? व्हाट का मतलब होता है क्या। तो हमें यहाँ वर्ब से क्या, किसका रिप्लाई मिला? व्हाट का। किसका रिप्लाई मिला? व्हाट का। और व्हाट का रिप्लाई क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आकार क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके। थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली है, एडवाइस। यहाँ सलाह देने का काम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? एक्शन होगा। इस काम को करने वाला कौन है? माई अंकल। तो ये क्या कहलाएगा? डूअर कहलाएगा। ये एक्शन हो जाएगा। अब बचा हमारे पास मी। अब ये क्या है हमें नहीं पता, इसको कर देते हैं हाइड और इतने का मीनिंग निकालिए। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मेरे चाचा ने सलाह दिए, आप बोलेंगे किसको दिए? तो आप बोलेंगे मुझे दिए। तो अगेन यहाँ किसका रिप्लाई मिल रहा है हमें? whom का। किसका? whom का। और वर्ब से क्वेश्चन करने पर whom का रिप्लाई मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इसलिए जो मी है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल, दीपेश रीच्ड मुंबई। ये रीच्ड क्या है? आप बोलेंगे एक्शन। एक्शन मतलब काम, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब पहुंचना, और पहुंचने का काम कौन कर रहा है? दीपेश कर रहा है, मतलब ये डूअर होगा। इस सेंटेंस का ये डूअर है और ये पहुंचने का काम कर रहे हैं। अब आपके सामने में आ गया एक एक्सप्रेशन मुंबई। क्या आया है? मुंबई। अभी मुंबई क्या होगा वो डिसाइड कौन करेगा? ये वर्ब करेगा। वर्ब क्या है हमारा? रीच। अब देखते हैं, हमें इसको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है, तो इसको हाइड कर दीजिए और इतने का मीनिंग निकालिए। दीपेश पहुंचा। दीपेश पहुंचा, आप बोलेंगे यहाँ न तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा और न ही whom का रिप्लाई मिलेगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं दीपेश पहुंचा तो क्या पहुंचा बोलेंगे या किसको पहुंचा बोलेंगे? ऐसा कुछ रिप्लाई मिलेगा क्या? नो। तो इसलिए ये जो मुंबई है यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ किसका रिप्लाई मिल रहा है? वर्ब से। दीपेश पहुंचा, आप बोलोगे क्या? वेयर, कहाँ पहुंचा। यही आपके क्वेश्चन में अराइज होगा। यही क्वेश्चन आपके माइंड में क्या होगा? अराइज होगा। दीपेश पहुंचा, आप बोलोगे कहाँ पहुंचा। तो वेयर का जो रिप्लाई होता है, याद रखना, वेयर का जो रिप्लाई होता है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो चीजों को समझना है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में बच जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। वो डिसाइड करता है सेंटेंस में वो वर्ड जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसके रूल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो इतना चीज आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन द एनी सेंटेंस। आप कोई भी सेंटेंस में किस तरह से वो जो वर्ड है, एक्सप्रेशन है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए की पॉइंट्स हैं, उस की पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसके मदद से हम कोई भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड किसके तरह फंक्शन कर रहा है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला की पॉइंट है व्हाट, हु, whose,
whom। क्या लिखा हूं देखिए ध्यान से, what, who, whose और whom। ये चारों का जो रिप्लाई होगा, ये चारों का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर हमें कोई भी सेंटेंस में यदि हमें वर्ब से रिप्लाई मिल जाता है, व्हाट का या हु का या हुज का या हुम का, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस में किसकी तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह। अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन। दो चीज आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या क्या? व्हाट, हु, हुज, हुम। व्हाट का मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, और हुम मतलब होता है किसको। तो इस तरह से चारों का रिप्लाई हमेशा नाउन होगा या तो प्रोनाउन। सेकंड की पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ और विच का रिप्लाई। अगर दोनों का रिप्लाई हमें मिल जाता है, सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ विच का रिप्लाई मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उस सेंटेंस में वो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। क्या क्या भाई? व्हाट काइंड ऑफ और विच। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, किस प्रकार का। अगर ऐसा रिप्लाई मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। थर्ड की पॉइंट है, यही लास्ट की पॉइंट है, व्हेन, वेयर, हाउ और वाई। ये चारों का रिप्लाई आपको मिल जाएगा तो समझ जाना वो किसकी तरह काम करेगा उस सेंटेंस में, एडवर्ब की तरह। किसकी तरह? एडवर्ब। क्या क्या है? व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हाई का मतलब होता है क्यों। अगर ये चारों का रिप्लाई मिलेगा तो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है और आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ताकि आपको जो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट। चलिए आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, एक सेंटेंस है। और उस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड नाउन होगा, कौन प्रोनाउन होगा, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो उसको पहचानने के लिए की पॉइंट यहाँ मैं और लिख दी हूँ एक बार, ताकि आपको देखते हुए और इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला सेंटेंस लिखा है, राहुल अब्यूज्ड माय बेस्ट फ्रेंड। अब्यूज्ड का मतलब होता है गाली देना, अब्यूज्ड का मतलब होता है गाली देना। तो सीधा ये देख लेते हैं, अब्यूज्ड का मतलब कौन सा काम हो रहा है, गाली देने का। तो ये एक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन। और एक्शन क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इस एक्शन को करने वाला कौन है, राहुल है। और राहुल है मतलब डूअर है। क्या है? डूअर है। ओके। और इसमें आपका बच गया माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये बेस्ट जो वर्ड है वो कौन सा फंक्शन कर रहा है इसको बताना है। ये फ्रेंड क्या होगा उसको आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्ब के पास जाना है और एक बार इसके लिए क्वेश्चन कीजिए, एक बार इसके लिए कीजिए। अगर राहुल को जानना है तो ऐसे। तो तीन तरीके से आप वर्ब के पास जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन करना है तो देखिएगा,
सपोज मुझे राहुल को जानना है कि ये राहुल है, उस सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, और जो भी बच गया उसका मीनिंग निकालूंगा। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सबसे अच्छा दोस्त है, गाली दिया। इसका मीनिंग यही आ रहा है, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसको गाली दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, किसने गाली दिया या फिर कौन गाली दी। कौन, और कौन मतलब हु। कौन मीन्स हु, और हु का जो रिप्लाई होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हम बोल सकते हैं राहुल एक नेम है इसलिए नाउन है। और किसका रिप्लाई मिला भाई, वर्ब से हमें हु का। किसका रिप्लाई मिला, हु का, इसलिए राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक बार हम देख लिए, सेकंड हम इस फ्रेंड के लिए देख लेते हैं। अब मुझे फ्रेंड को जानना है, फ्रेंड को हाइड कर दूंगा और इतने का पूरा मीनिंग निकालूंगा। कैसे मीनिंग निकालते हैं, इसको हाइड कीजिए। राहुल ने सबसे अच्छा को गाली दिया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पास एक मिनट। यहाँ देखिए, राहुल ने गाली दिया, आप बोलोगे किसको, किसको मतलब हूम। और होम का रिप्लाई क्या होता है, देखिए यहाँ होम का रिप्लाई या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये जो फ्रेंड है वो क्या है भाई, नाउन है। क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, ये होम का रिप्लाई मिला ना, राहुल ने गाली दिया, आप बोलोगे किसको गाली दिया, तो ये नाउन है। या तो इस बेस्ट को कैसे जानेंगे, तो ये जो फ्रेंड है उस फ्रेंड की क्वालिटी क्या है, बेस्ट, सबसे अच्छा दोस्त। तो जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। या तो दूसरा तरीका ये है, राहुल ने मेरे दोस्त को डांटा, तो मेरे जो दोस्त है, सॉरी डांटा नहीं बोलेंगे, गाली दिया। राहुल ने मेरे दोस्त को गाली दिया। तो यहाँ पास ये जो बेस्ट है, तो यहाँ किसका रिप्लाई मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का दोस्त। तो आप बोलेंगे बेस्ट है ना, यहाँ वैरायटी देख रहे हैं। या तो फिर विच का रिप्लाई भी निकाल सकते हैं, राहुल ने मेरे दोस्त को गाली दिया, तो आप बोल सकते कौन सा दोस्त, कौन सा फ्रेंड, विच फ्रेंड। तो यहाँ हमें किसका रिप्लाई मिला, विच का। और विच का रिप्लाई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एडजेक्टिव है। माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है ये भी, और प्रोनाउन का पार्ट भी है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ ये अ टॉल मैन कैम हियर यस्टरडे, एक लंबा व्यक्ति कल यहाँ आया। तो सबसे पहला काम ना, आप एक्शन को देखिए। यहाँ एक्शन जो है आने का है, तो एक्शन वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब हमें इसको जानना है, तो एक बार इससे क्वेश्चन कीजिए। यस्टरडे को जानना है तो एक बार इसके लिए क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद मेन को जानना है तो एक बार इसके लिए क्वेश्चन कीजिए। तो कैसे करना है उसको देखते हैं। एक लंबा व्यक्ति यहाँ आया, मुझे यस्टरडे को जानना है तो इतने का मीनिंग निकालते हैं। एक लंबा व्यक्ति यहाँ आया, आप बोलोगे कब आया, तो किसका रिप्लाई मिला हमें, व्हेन का। और व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो ये जो यस्टरडे का रिप्लाई क्या मिला, व्हेन। कब आया, तो ये यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो और देखिए। अब मुझे हेयर को जानना है, इसको हाइड कर दीजिए। एक लंबा व्यक्ति कल आया, ये बच गया ना, एक लंबा व्यक्ति कल आया, आप बोलोगे कहाँ आया, आप क्या बोलेंगे, कहाँ आया। तो हमें यहाँ किसका रिप्लाई मिला, वेयर का रिप्लाई मिला। इसके लिए वेयर का रिप्लाई अगेन क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट यहाँ तक। अब हमें यहाँ ये जानना है कि ये अ टॉल मैन क्या चीज है। हमें ये पता चल गया कि कैम एक्शन है, हियर एडवर्ब है, यस्टरडे भी एडवर्ब है, मेन क्या होगा, ये अ टॉल मैन।
तो इसको हाइड कर दीजिए और इतने का मीनिंग निकालिए। कल यहाँ आया, आप बोलोगे कौन आया, हु का रिप्लाई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इसमें मेन आने का काम कौन कर रहा है, ये मेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब ये जो नाउन है, कहीं ना कहीं इस नाउन की क्वालिटी क्या है, टॉल, या किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का व्यक्ति कल यहाँ आया, तो आप बोलोगे लंबा, है ना, या फिर कौन सा व्यक्ति कल यहाँ आया, तो एक टॉल मैन, एक लंबा व्यक्ति आया। तो ये जो टॉल है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ ये सेम रीच्ड एक्शन है। एक्शन मीन्स, एक्शन का मतलब होता है काम, और काम को बोलते हैं वर्ब। मुझे मुंबई को जानना है, लास्ट नाइट क्या है उसको जानना है, तो एक बार इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसके लिए भी आप कर सकते हैं, सेम बनेगा। जो भी इधर आ रहा है वो हमेशा हु का रिप्लाई मिलेगा। कैसे, लास्ट नाइट, कल रात मुंबई पहुंचा, लास्ट नाइट का मतलब है कल रात, कल रात मुंबई पहुंचा, आप बोलोगे कौन पहुंचा, हु का रिप्लाई मिला, कौन पहुंचा भाई, माई यंगर ब्रदर। ओके, तो यहाँ पास जो ब्रदर है वो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रदर है वो नाउन है। क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि हु का रिप्लाई मिला। ये मुंबई क्या होगा, माई यंगर ब्रदर रीच्ड मुंबई लास्ट नाइट। यंगर का मतलब होता है छोटा, है ना, मेरा छोटा भाई पहुंचा, आप बोलोगे कहाँ पहुंचा, तो यहाँ हमें वेयर का रिप्लाई मिला, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। इतना को जानना है तो इतने का मीनिंग निकालो, इसको हाइड कर दीजिए। मेरा छोटा भाई मुंबई पहुंचा, आप बोलोगे कब पहुंचा, तो यहाँ हमें किसका रिप्लाई मिला, वैन का, और वैन का रिप्लाई क्या होता है, अगेन एडवर्ब होता है। यहाँ लिखा है देखो, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सबका रिप्लाई एडवर्ब होगा। यंगर क्या है, किस प्रकार का भाई है, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, या कौन सा भाई, बीच का मतलब कौन सा, कौन सा भाई है भाई, छोटा वाला, बड़ा वाला, मंझला वाला, तो ये छोटा वाला भाई है। तो यंगर क्या हो जाएगा, ओवरऑल माई यंगर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। यहाँ लिखा हुआ है, आई परचेज्ड एन एक्सपेंसिव कार, मैंने एक महंगा कार खरीदा। काम कौन सा हो रहा है, खरीदने का, मतलब ये हो गया एक्शन, और एक्शन को बोलते हैं वर्ब, और जो उस एक्शन को करने वाला होता है उसको बोलते हैं डूअर, और वो डूअर क्या होता है भाई, इसको जानना है। आई क्या है, तो इसका मीनिंग निकालो। एक महंगा कार खरीदा, आप बोलोगे किसने खरीदा या कौन खरीदा, और हु का रिप्लाई नाउन होगा या तो प्रोनाउन। यहाँ जो आई है वो प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। इस वर्ब से क्वेश्चन मिला हमें, आंसर मिला कि आई क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट मुझे जानना ये कार क्या होगा, तो इतने का मीनिंग निकाल दो। मैंने खरीदा, मैंने खरीदा या मैं खरीदा, तो आप बोलोगे व्हाट, क्या खरीदा, तो व्हाट का रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन, तो कार क्या हो जाएगा, नाउन। अभी नाउ जो कार है कौन सा कार है, तो आप बोलोगे महंगी कार है, महंगा कार है, तो इस नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। या किस प्रकार का कार है, तो आप बोलोगे महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। समझ में आया? तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अ टॉल मैन केम हियर यस्टरडे। बताइए इस सेंटेंस में हियर है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताइए कि वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। तो ये कब जानेंगे, जब इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तब आप बता पाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? आशा करता हूँ ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन गया है, लेकिन ये पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लास है। आपको प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हुए चलने हैं, जो की पॉइंट्स है उसका।
और अभी तक जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।